हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 के मैथ्स के पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि 17 अगस्त 2021 को हुआ था, और इसके शिफ्ट 1 को देखेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। यहाँ पर एक सर्कल है और इसका सेंटर जो है ओ है। पी ए एक्स और पी बी वाई एक एक्सटीरियर पॉइंट बाह्य बिंदु P से A और B पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। मतलब एक्सटीरियर पॉइंट है P, यहां से एक टेंजेंट खींचा गया है। पहला का नाम है P A, इधर कहीं होगा X, दूसरा है P B और ये हो गया Y। फिर आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि वृत्त पर एक बिंदु Q इस प्रकार है कि क्यू ए एक्स इक्वल टू 59 डिग्री। कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं Q और दिया हुआ है क्यू ए एक्स, मतलब ये जो एंगल होगा ये आपका 59 डिग्री होगा। और क्यू बी वाई ये एंगल है 72 डिग्री। ए क्यू बी का वैल्यू बताइए, ए क्यू बी का वैल्यू, ये एंगल क्या होगा। तो सिंपली यहां पर ये क्वेश्चन देखते ही आपको तुरंत एक थ्योरी दिमाग में आना चाहिए जिसका नाम है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो यहां पर सबसे पहले ए बी को हम लोग मिला लेते हैं। और ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में क्या होता है, एक टेंजेंट होना चाहिए और एक टेंजेंट से एक कोड दिख रहा है आपको, ये कॉर्ड क्यू बी, ये दोनों के बीच का एंगल दिया रहेगा आपको। और ये एंगल जितना भी रहेगा आपका, ये कॉर्ड द्वारा सरकमफेरेंस पे उतना ही डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब ये 72 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं, ये एंगल यहाँ पर, ये भी आपका टेंजेंट लाइन और कॉर्ड के बीच का ये एंगल है। तो ये एंगल जितना होगा तो ये आपका कॉर्ड क्यू ए सरकमफेरेंस पे उतना ही बनाएगा। मतलब ये आपका हो जाएगा 59 डिग्री, ये दोनों एंगल बराबर। अब यहाँ से देखिएगा, ये दोनों का सम कितना होगा। ये दोनों सम करके 180 में माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा जो फाइंड करने बोला, यानी कि ए क्यू बी। तो जोड़ेंगे, ये हो गया आपका 11 का 1 और एक हो गया 12 और एक 13, 131 हो गया। यदि आपका 131 होगा, इसका मतलब ये जो एंगल होगा आपका, ये 9 यानी 49 डिग्री हो जाएगा ये आपका। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जिनको पता होगा ये बहुत इजीली आप कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कोई वस्तु 640 रुपया में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो सिंपल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक बार आपको 15% का लॉस दिया है और वो लॉस आपका सेलिंग प्राइस पे है, और अब बोला गया 15% का प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे लाने के लिए कितना बेचना होगा। तो सबसे पहले हम लोग उसकी वस्तु का कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 15% का लॉस, यानी कि ये दिया हुआ है 3/20। नीचे वाला वैल्यू आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ऊपर वाला हो जाएगा लॉस। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के यहाँ से रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। 20 रुपया में बेचे, 3 का हानि हुआ, यानी कि 23 रुपया में खरीदे होंगे। और इस 20 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 640। तो 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 32, फिर 23 का वैल्यू निकाल लेंगे तो 32 इंटू हो जाएगा 23, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 23 दूनी 46 का 6, 29 या 69, 69 और 4 हो गया आपका 73। तो उस वस्तु का जो होगा कॉस्ट प्राइस आपका 436 होगा। अब सॉरी 736 होगा। अब जो है हमको इस पर 15% का प्रॉफिट चाहिए। तो 15% का प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब इसको हम कितना बेचेंगे, 115% में बेचेंगे। 115% निकाल देंगे इसका हम लोग।
अब यहाँ 5 से कट रहा है ये 23 बार में, 5 से कट गया 20 बार में, 2 से कट गया 10 बार में, और ये 2 से कटेगा, 2 तिया हो गया 6, 1 2 छक 12, 2 8 16, 368 बार में। अब यहाँ पर एक बार देखिएगा यूनिट प्लेस सबका लगभग अलग अलग है, और यहाँ जब यूनिट प्लेस देखेंगे तो यूनिट प्लेस 8 तिया 24 यानी 4 आएगा, और एक ही आपका ऑप्शन 4 वाला है जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में। बाकी बात आप मल्टीप्लाई करके एक पॉइंट लगा सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 17 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a माइनस 8b माइनस 2b स्क्वायर। तो बताना है आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ से जरा ध्यान दीजिएगा, सारे टर्म को उठाकर हम लोग इधर ले आएंगे। जैसे यहाँ पर a स्क्वायर है, ठीक है, फिर यहाँ पर a स्क्वायर का टर्म रखेंगे एक साथ, तो ये देखिए 2a प्लस में इधर आएगा माइनस 2a हो जाएगा ये। फिर सी स्क्वायर का टर्म अभी कुछ नहीं, उसको साइड में बाद में रखेंगे इसको। देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर का टर्म होगा, ये 4b स्क्वायर माइनस में इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर। ये 16b माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा 16b। और आगे देखते हैं, सी स्क्वायर को लिख देते हैं और प्लस 17 बराबर हो जाएगा 0। और जब भी इस तरह इक्वेशन फॉर्मेट में आएगा तो आप ए बी सी का वैल्यू बहुत इजीली या तो आप स्क्वायर करके निकाल लीजिए, या फिर बहुत इजीली निकालने का तरीका और एक ये है कि ए निकालना है तो -1/2 कोफिशिएंट ऑफ ए, तो ए का कोफिशिएंट यहाँ देखेंगे -2 है, बाय कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आपका हो गया 1। फिर हम लोग को बी निकालने के लिए सेम सिर्फ यही प्रोसेस लगाना है, -1/2 कोफिशिएंट ऑफ बी, तो बी का कोफिशिएंट कितना है 16, बाय कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर जो कि आपका 4 है। ये आपका कट गया 8 बार में और ये आपका कट गया 2 बार में, यानी कि आ गया -2। फिर आगे लिखा हुआ है सी का निकालना है, तो -1/2 कोफिशिएंट ऑफ सी आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, इसलिए 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा सी। अब देखिए एबीसी का इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लिए हम लोग। क्वेश्चन में पूछा गया बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा। ए क्यूब में यानी कि 1 का क्यूब 1, बी क्यूब -2 का क्यूब हो गया -8 और ये हो गया +0, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा -7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आरोही क्रम में यानी कि कंजुगेटिव असेंडिंग ऑर्डर बताना है। लिखी गई 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17 है। आगे लिखा हुआ है कि अंतिम 3 संख्याओं, और यहां पर कोमा होना चाहिए, अंतिम 3 संख्याओं 36 और 53 का औसत ज्ञात करें। मतलब अंतिम 3 में जो नंबर होगा और 36 और 53 ये सभी का औसत आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 8 इवन नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन नंबर है। अब उसमें से जो बीच में पड़ेगा वो आपका 17 पड़ेगा, क्योंकि एवरेज 17 है। तो इसका जस्ट अगला नंबर जो होगा इवन में 18 होगा, उसके बाद 20 होगा, उसके बाद 22 होगा, उसके बाद 24 होगा। लेकिन हमको अंतिम 3 चाहिए, तो अंतिम 3 यहाँ से यहाँ तक लेंगे और इसके साथ फिर 36 लेंगे और फिर 53 लेंगे और ये पूरे नंबर का एवरेज निकाल लेंगे। नॉर्मली यहाँ पर हम लोग जोड़ भी सकते हैं, जैसे ये हो गया आपका 9 और 9 4 13, 13 2 15 का 5, फिर यहाँ पर देखेंगे 8 8 2 10 12 14 14 और 1 हो गया 15 और बाय डिवाइड कर देंगे 5 नंबर 1 2 3 4 5, ये आपका एवरेज हो जाएगा जो कि आपका 31 हो जाएगा और 31 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बहुत ही इजी था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपया है। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है। वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य 991 रुपया है, तो इसका लाभ बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले उस आर्टिकल का हम लोग सेलिंग प्राइस को फाइंड करेंगे और यहां पर देखिए सिंपल लिखा हुआ है 1500 रुपया में बेचेंगे और 20% के छूट में बेचेंगे,
सॉरी 1500 रुपया का अंकित मूल्य है, एमपी है, और 20% के छूट में बेच देंगे, यानी कि उसको हम लोग 80% में बेचे होंगे, तो 1500 का 80% निकालेंगे तो वही आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो जब 80% निकालेंगे यहाँ से हो जाएगा 1200 रुपया। तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा 1200, और उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 991 रुपया है, 991 रुपया। जब इसको आप माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, जितना प्रॉफिट हो वो निकल जाएगा। तो माइनस करने पर आ गया 9, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 209 रुपया जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अलजेब्रा का फिर से है, सिंपल। यहाँ पर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में दिख रहा होगा सभी को, आपको इसको फॉर्मूला लगाना है सिंपली। तो ये ध्यान से देखेंगे, ये आपका √18 x का क्यूब है और ये आपका √12 y का क्यूब है, और डिवाइड में दिया हुआ है √18 x प्लस √12 y, और आगे लिखा हुआ है बराबर ax² by² प्लस cxy। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और इक्वेट करेंगे और abc का वैल्यू निकालेंगे। चलिए सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर ये ए क्यू प्लस बी क्यू यानी कि a प्लस बी होता है, यानी कि √18 x प्लस √12 y, a प्लस बी हो गया, इंटू a² यानी कि √18 के स्क्वायर 18 हो जाएगा और ये x² हो गया, प्लस b² यानी कि 12 y² माइनस ab यानी कि √18 इंटू √12 और xy डिवाइड बाय जो लिखा हुआ है √18x प्लस √12y। ये टर्म पूरा पूरी कट गया, बराबर इधर आ गया आपका ax² प्लस by² प्लस cxy। जब इक्वेट करेंगे तो आप पाएंगे x² साथ a लिखा हुआ है और यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, इसका मतलब a का वैल्यू जो होगा वो 18 होगा। b का वैल्यू इसी तरह निकालेंगे, y² के साथ b है, यहाँ पर y² 12 है तो b का वैल्यू 12 हो जाएगा। और इसी प्रकार से c का वैल्यू देखेंगे हम लोग, c का वैल्यू देखिएगा यहाँ प्लस में है लेकिन यहाँ माइनस में है, आपको माइनस में लिखना होगा, तो c बराबर माइनस √18 और √12 ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो √216 आएगा आपका। अब पूछा गया a² माइनस b² प्लस c² का वैल्यू क्या है। a² मतलब 18 के स्क्वायर 324 माइनस b² यानी कि 12 के 144, और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और √216 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 216। अब इसको आप जोड़ लेंगे, 10 का 0 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 3 1 का 3, 360 माइनस 324, माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, और माइनस आपका 36 जो इसका आएगा माइनस करने के बाद, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ जो कि आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, इसको आप आराम से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ज्योमेट्री का है। ट्रायंगल ABC में D और E, AB और AC पर एक बिंदु है और DE पैरेलल BC है। BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और DE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। यदि ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ट्रायंगल ABC का एरिया बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। एक ट्रायंगल है ABC और D जो है AB पर एक पॉइंट है और E जो है AC पर एक पॉइंट है। ऐसा है कि ये दोनों आपस में पैरेलल होगा। BC 8 दिया हुआ है और DE 5 दिया हुआ है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, यहां पर ट्रायंगल ADE और ABC दोनों पैरेलल सिमिलर होगा। क्यों होगा सिमिलर? क्योंकि यहां पर DE पैरेलल BC है, इस कारण से ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, और ये आपका जो है एक कॉमन एंगल होगा। तो AA से सिमिलर हो गया, और जैसे ही सिमिलर हो गया तो जो साइड का रेशियो होगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका एरिया के रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इस ट्रायंगल का साइड कितना है देखिए एक बार, 5, और इस ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कितना है 8, इसका स्क्वायर 25, यानी कि हो जाएगा छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया 25। पूरा बड़ा ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64,
अब यहाँ पर किसी एक का एरिया दिया होगा, यानी कि ADE का एरिया दिया है जो कि 45 है, तो 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो एक का वैल्यू निकालेंगे तो 45 बटा कितना हो गया, 25। यहां से फिर हम लोग 64 का वैल्यू निकालेंगे तो 64 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से काट लेंगे, ये 5 बार में कटेगा और ये 5 से कट जाएगा 9 बार में। 9 चौका 36 और हो गया 9 चौक 54, 54 और 3 57 बटा कितना हो गया 5। 5 एक का 5, 5 एक का 5, 2 5 25, 1 5 दूनी 10, 115.2 इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो बहुत ही सिंपल था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, ए, बी और सी के बीच 31,886 रुपया की राशि को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए और बी के भागों का बीच का रेशियो 9:8 और ए और सी का रेशियो 4:5 है। तो बी का पार्ट क्या होगा बताइए। यहाँ पर हम लोग रेशियो को मर्ज करना होगा सबसे पहले। तो ए और बी का दिया हुआ है 9 और 8 और ए और सी का दिया हुआ है 4 और 5। दोनों रेशियो में कॉमन हम देख रहे हैं ए है, लेकिन ए का वैल्यू यहाँ पर सेम नहीं दिया हुआ है। तो पहले क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आप 9 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए कितना हो गया 36, बी कितना हो गया 32 और सी यहाँ से हो जाएगा 45। अब तीनों का पार्ट दिया हुआ है तो तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 7 और 6 13 का 3, 7 6 अच्छा 10 और एक ये हो गया 11, 113 हो जाएगा ये। और 113 का वैल्यू हो गया आपका 31,866। एक का वैल्यू निकालेंगे यहां से आप तो 31,866 बटा 113 हो जाएगा। पूछा गया बताइए बी का भाग ज्ञात करें। बी का भाग आपका 32 है, तो 32 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 32 का वैल्यू यहां पर डायरेक्ट लिख देते हैं 32 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा यहां दिमाग का यूज करेंगे। आंसर पूरा पूरी दिया हुआ है और पॉइंट में आंसर निकालना भी नहीं, पूरा पूरी ही आंसर आया है। इसका मतलब पूरा पूरी कटेगा और पूरा पूरी जब कटेगा तो इसका यूनिट प्लेस देखिए 3 है, इसका यूनिट प्लेस 6 है। इसका मतलब जो भी नंबर से ये पूरा पूरी कटेगा इसका उसका यूनिट प्लेस जो होगा वो 2 होगा, क्योंकि 2 गुना 3 करेंगे तभी आपका 6 बनेगा। हालांकि ये कटेगा आपका 282 बार में, आप काट लीजिएगा। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस 2 आ गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और 4 आपका शायद एक ही यूनिट प्लेस में है, वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। तो ऐसे आप लॉजिकली भी काट सकते हैं और नॉर्मली आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए को 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में 8 घंटे अधिक समय लगता है। यदि ए अपनी चाल को दुगना करता है तो उसी दूरी को तय करने में बी की तुलना में 3 घंटा अधिक समय लगता है, तो बी की चाल बताइए क्या होगा। तो सिंपल यहां पर ए का टाइम का कंपेयर बी से किया गया है। जब नॉर्मल चाल से चलेगा तो ए को बी से 8 घंटा ज्यादा लगेगा। जब वो अपना स्पीड दुगना कर देगा, वो अपना स्पीड 1 से 2 कर देगा, तब उसको जो है बी से 3 घंटा अधिक लगेगा। बी से कितना अधिक लगेगा 3 घंटा अधिक। अब यहां पर सिंपल बताइए, एक आदमी से 8 घंटा अधिक, वही आदमी से 3 घंटा अधिक, तो यहां पर टाइम का डिफरेंस कितना बनेगा। तो यहां पर जब भी अधिक और अधिक का मामला आएगा तो टाइम का डिफरेंस हमेशा ये दोनों माइनस कर देंगे, यानी कि 5 घंटा होगा टाइम का डिफरेंस। तो यहां पर देखिए स्पीड का रेशियो 1:2 है, और क्योंकि डिस्टेंस आपका वही है इसलिए यहां पर टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:1। ये हम ए के लिए लिख रहे हैं। तो यहां पर ए का टाइम डिफरेंस कितना पड़ा 1, और यहां पर कितना पड़ेगा 5 पड़ेगा। 8 घंटा अधिक 3 घंटा अधिक डिफरेंस करेंगे 5 आएगा आपका। अब यहां से देखिएगा ए का ओरिजिनली टाइम कितना लग रहा था 2, मतलब शुरुआत में टाइम कितना लग रहा था 2, और 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 घंटा। मतलब ए जब अपना नॉर्मल स्पीड से चलेगा उसको 10 घंटा टाइम लगता, लेकिन हमको ए का नहीं पूछा गया, बोला गया बी का चाल बताइए। तो फर्स्ट स्टेज में बोला गया था कि ए को जो है बी से 8 घंटा ज्यादा लगेगा।
जब इसको 10 घंटा समय लग रहा था, ए को जब 10 घंटा समय लग रहा था, तब बी को 8 घंटा उससे ज्यादा लग रहा था। मतलब बी का कितना टाइम लग रहा होगा, तो बी का टाइम निकालने के लिए 10 माइनस 8 कर देंगे, यानी कि बी को 2 घंटा लग रहा होगा, तब ने ए को 8 घंटा ज्यादा लगेगा। अब यहां पर टाइम ऑफ बी निकाल लिए हैं, तो स्पीड निकाल लेंगे। तो स्पीड कितना हो गया, तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस 160 है और टाइम आ गया 2 घंटा, यानी कि 80 kmph बी का हो जाएगा स्पीड। बहुत ही इजीली था, इसको आप बना सकते थे बहुत इजीली। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ यदि 7 अंक वाली संख्या 94x 29y6 72 से विभाज्य है और x इक्वल टू नॉट y के लिए 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। चलिए समझते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल यहाँ पर 9 4 x 2 9 y 6 एक आपका 7 डिजिट का नंबर है जो कि 72 से डिविजिबल है, यानी कि इसको हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि 8 और 9 में ब्रेक होगा। अब यहां पर 8 के डिविजिबिलिटी रूल से हम लोग निकाल लेंगे y का वैल्यू और 9 के रूल से हम लोग निकाल लेंगे x का वैल्यू। अब यहां पर जब आप लोग 8 के डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो लास्ट 3 डिजिट कटना चाहिए इसके लिए। ये हो गया 8 डिवाइड बाय 9y6। और जब यहां पर आप पॉसिबल केस बनाएंगे, जैसे हम भागा लगाते हैं 8 1 का 8, तो ये आपका 1 हो गया, आएगा यहां से y और y का वैल्यू यहां पर आपका 2 पॉसिबल हो सकता है, एक आपका 7 और एक आपका 3। जैसे हम यहां पर y की जगह पर 7 रखेंगे, ये बनेगा 17 और यदि ये 17 बनेगा तो फिर यहां पर लगेगा आपका 8 1 का 8, तो 8 दूनी 16 लगेगा। यदि इसको हम 7 लेते हैं y बराबर 7, तो 8 दूनी हो जाएगा 16 और 16 लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा रिमाइंडर, फिर 6 लिखेंगे और 8 दूनी 16 में ये पूरा पूरी कट जाएगा। तो पहला आपका क्या निकला, y का वैल्यू 7। अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं, y का वैल्यू 3 भी आपका सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 8 डिवाइड बाय 9y6, 8 1 का 8, फिर y की जगह पर हम 3 रख रहे हैं तो 3, फिर यहाँ 8 1 का 8, ये हो जाएगा 5 और 6 और ये आपका हो जाएगा 8 7 56। ये दोनों वैल्यू आपका पॉसिबल है, लेकिन जब यहां पर y का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो x और y का वैल्यू दोनों ही सेम हो जाएगा। चलिए एक बार चेक करके देखते हैं हम लोग। जैसे यहां पर ये आपका हो जाएगा 9 4 x 2 9, y की जगह पर 3 रख रहे हैं, इसको अलग कलर में हम लेते हैं 3 और इसके बाद हम लोग लेते हैं 6। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, चेक करते हैं यहाँ पर हम लोग। जैसे यहाँ पर देखिए अंकों का सम करेंगे, डिजिट का सम करेंगे और सम करने के दरमियान यदि कोई 9 से आएगा कटने वाला, उसको हटा देंगे पहले ही। जैसे ये 9 9 6 3 9, ये बचा आपका 6 प्लस x, यानी कि 6 प्लस 3 हो जाएगा जो कि आपका 9 देगा, तभी आपका ये पॉसिबल, यानी x का वैल्यू क्या पुट किए आप 3 पुट किए, तो x और y दोनों बराबर हो गया, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन ने बोल दिया इसको आपको नहीं लेना है। तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। कौन सा वैल्यू लेंगे हम लोग, y का वैल्यू जो 7 लिए थे वो लेंगे हम लोग। चलिए हम लोग 7 रख के देखते हैं, यानी कि हो जाएगा 9 4 x, यानी कि हो जाएगा 7, सॉरी y 7 होगा, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2 9 7 6। अब यहां से चेक करते हैं तो देखते हैं, यहां पर देखिएगा 9 9 कट गया और कुछ कटेगा, ये हो गया 6 6 12 और 12 और 7 हो गया आपका 19 प्लस x। अब x के यहाँ पर क्या रखेंगे कि आपका 9 से कटेगा, 9 से विभाजन बनाने के लिए x का वैल्यू आपको 8 रखना होगा। 9 और 8 कितना होता है 27। तो x और y का वैल्यू दोनों निकाल लिए, y आपका 7 हो गया, x आपका 8 हो गया। पूछा क्या गया है 2x प्लस 3y, 2x मतलब हो गया 16, 3y मतलब आपका हो गया 21, जोड़ लेंगे हो गया 7 और 3 37। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 पुरुष 2 मैन और 7 वुमेन, 2 मैन और 7 वुमेन कोई काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है 6 मैन और 16 वुमेन वही काम को 11 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 7 आदमी या फिर 7 पुरुष उस काम को कितना दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। मान लेते हैं 30 दिन में करेंगे। अब यहां देखिएगा, सबसे पहले ये दोनों यूज करके मैन वुमेन का हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। 28 दूनी हो गया 56 और ये हो गया 11 छक 66, डिफरेंस हो गया 10, यानी कि 10 मैन हो गया। 28 सत्ते हो गया आपका 196 और 16 गुना 11 176, 196 176 यानी कि हो जाएगा 20 वुमेन। और ये रेशियो निकाल लेंगे तो मैन और वुमेन का जो रेशियो होगा आपका 2 और 1 होगा। अब यहां से देखिएगा किसी एक का वैल्यू निकाल के टोटल वर्क निकाल लेंगे। यहां पर हम मैन वुमेन में यहां पर रखते हैं, अब यहां भी रख सकते हैं जहां मन करे आपका। यहां रखेंगे तो ये हो गया 4 और ये 7 11, यानी कि टोटल काम हो गया 28 गुना 11, ये टोटल काम हो गया। ये काम करवाना किससे था, 7 मैन से करवाना था। तो टी का वैल्यू निकालेंगे तो 7 मैन का वैल्यू नीचे डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। तो 7 मैन, एक मैन कितना करता है 2, तो 7 मैन कितना हो जाएगा 14, डिवाइड कर देंगे। ये आपका 2 बार में कट गया, यानी कि 22 दिन में काम खत्म कर देगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। बहुत इजीली फाइंड कर लिया हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बेलन का CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसका आधार का क्षेत्रफल यानी कि जो सर्कल होता है उसका एरिया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका बताइए वॉल्यूम क्या होगा। तो यहाँ पर 2πRH का वैल्यू दिया हुआ है जो कि CSA होता है 462 और πr स्क्वायर का भी वैल्यू दिया हुआ है जो कि 346.5 होता है। अब यहां से हम लोग पहले r का वैल्यू निकाल लेंगे। इसका वैल्यू हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 346.5। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 लगेगा, 5 से कट जाएगा 2 बार में और ये 5 से कटेगा आपका 5 छक 30, 5 नमा 45 और 5 तिया 15। फिर हम लोग 11 से काटेंगे, 11 से आपका ये 2 बार में जाएगा। ये 11 से काटेंगे, 11 छक 66, 11 तिया 33, 63 हो जाएगा। अब यहाँ आर स्क्वायर बराबर हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 का 1 42, 43 44/4, यानी कि r का वैल्यू इसका रूट लगा देंगे तो 21/2 हो गया। r निकाल लिए। अब r निकालने से क्या होगा, आपको h भी निकालना होगा और h का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर r का वैल्यू रख देंगे, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू h बराबर हो गया 462। 22 से काटेंगे इसको, 22 दूनी 44, 22 का 22, 21 21 पूरा गया, 2 2 गया, तो h बराबर यहाँ से आ गया आपका 7। पूछा गया बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, πr² h होता है। अब यहाँ पर πr² का वैल्यू दिया हुआ था 346.5 और इंटू h 7 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में एक ही आपका ऑप्शन है जो कि पॉइंट में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वही आपका आंसर होने वाला है जैसा कि वो पता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिगो का है। cos a - b बराबर √3/2। ये cos कितना डिग्री वैल्यू होता है, cos 30 का, यानी कि a - b का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। यहां पर देखिएगा cot a + b बराबर 1/√3। तो cot 60 का वैल्यू ये होता है, यानी कि a + b का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। जब इसको एक बार आप जोड़ेंगे तो b भी आपका कट जाएगा और यहां से 2a बराबर हो जाएगा 90, तो a बराबर हो जाएगा 45। a निकल गया। अब b निकालने के लिए किसी एक में रख सकते हैं या फिर दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करेंगे, यहां से निकल जाएगा b = 30/2 यानी कि 15 आ गया। a और b का वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है 2a - 3b बराबर क्या होगा, 2a - 3b। 2a मतलब 45 दूनी 90 हो गया,
3b मतलब 45 हो गया, तो 90 माइनस 45 आपका 45 हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि 2 वर्ष बाद 13,650 रुपये हो जाती है। समान अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वही राशि 1 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी और रुपए में निकटतम में बताना है क्या होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में हो गया इतना, मतलब ये अमाउंट दिया हुआ है आपका। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग इफेक्टिव रेट निकालेंगे जब आप, तो रेट इंटू टाइम यानी कि 15 इंटू 2 30% आपका इफेक्टिव रेट होगा, और प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, यानी कि आपका अमाउंट जो होगा वो 130% होगा। और यही 130% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 13,650। तो यहां से 1% का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, जो कि आपका 105 आएगा। प्रिंसिपल 100% होता है, तो प्रिंसिपल 100% यानी कि हो जाएगा आपका 10,500। ये आपका प्रिंसिपल निकल गया 10,500। अब यहां पर बोला गया है कि आप हाफ ईयरली रेट से बताना है आपको क्या होगा एक साल में, ये राशि कितना हो जाएगा, अमाउंट बताना है देन सीआई के हाफ ईयरली रेट से। तो अब जो रेट आपका होगा न्यू रेट, हाफ ईयरली रेट जिसको कहते हैं हम लोग, वो आपका हो जाएगा, पहले रेट 15% था, बाय 2 कर देंगे, यानी कि अब रेट हो जाएगा 7.5%। अब एक साल में 2 हाफ ईयरली होता है, यानी हम लोग 2 साल का इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे। और 2 साल का इफेक्टिव रेट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100, यानी कि 7.5 प्लस 7.5 प्लस 7.5 इंटू 7.5 बाय 100। ये तो आपका 15 हो गया, और इधर ये आपका हो गया 5625, मतलब हो जाएगा 15.5625। ये आपका हो जाएगा एक साल में पूरी इफेक्टिव रेट हाफ ईयरली के रेट से। अब यहां पर आपको अमाउंट पूछा गया है साल बाद कितना होगा, इसको आप लगभग पूछा गया आंसर, मतलब इसको आप लगभग 15% मान सकते हैं। अब यहां पर 15.5 भी मान सकते हैं, लेकिन हम 15% मानेंगे क्योंकि यहां पर ऑप्शन थोड़ा दूर दूर में है। यदि हम 15% यहां पर रेट मानते हैं तो एक साल का अमाउंट जो होगा मेरा वो 115% हो जाएगा। 115% किसका होगा, तो प्रिंसिपल का। तो आपका जो अमाउंट होगा वो आपका 10,500 का 115% होगा, जो कि लगभग आपका 12,100 या फिर 12,000 के करीब आएगा। और 12,000 के करीब आपका एक ही ऑप्शन है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी परीक्षा में विद्यालय X से निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए हैं और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब फेल हो गए। उसी परीक्षा में विद्यालय X की तुलना में विद्यालय Y से 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए हैं और दोनों विद्यालयों से उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% छात्र पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। तो विद्यालय Y के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले समझते हैं, मान लेते हैं कि X विद्यालय में 100 लड़का प्रेजेंट हुआ, उसमें से 20% फेल हो गया, यानी 20 फेल हो गया, तो पास कितना हुआ होगा, तो पास 80 हुआ होगा। एक दूसरा विद्यालय Y है जो कि इससे 130% ज्यादा लोग प्रेजेंट है, इसमें 130% ज्यादा मतलब 230%, तो 100 का 230% कितना हो गया, 230, मतलब Y में 230 लोग प्रेजेंट हुए। अब लिखा हुआ है दोनों मिलाकर, दोनों में जितना टोटल विद्यार्थी है उसका 90% जो है पास हुआ है, और हमको Y में फेल का परसेंटेज पूछा गया है। तो दोनों मिलाकर 90% पास हुआ है, तो फेल कितना होगा, 10% होगा। तो दोनों मिला के छात्र है कितना, तो 330। अब 330 में 90% पास तो 10% फेल, यानी कि 33 लोग क्या हुआ है, टोटल फेल हुआ है। अब 33 में से 20 छात्र जो है X से फेल हुआ है, यानी कि Y में फेल कितना होगा, तो 33 में से आप माइनस कर देंगे 20, जो कि हो जाएगा आपका 13 लोग ऐसे हैं जो Y में फेल हुआ है।
अब यहाँ पर y में फेल का परसेंटेज बताने के लिए आप y का फेल बाय टोटल y का नंबर इंटू कर देंगे 100। 10 गया यानी कि 130/23 आया। 23 बचे 115 पॉइंट यानी 5 पॉइंट समथिंग होगा। एक ही ऑप्शन डी में है 5.7%, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक ट्रायंगल एबीसी की साइड 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर लंबी है। AB को प्रोड्यूस किया गया है, आगे एक्सटेंड किया गया है और एक सर्कल को बिंदु P पर स्पर्श करता है। वो AC को फिर एक्सटेंड करेंगे तो वो सर्कल को Q पर स्पर्श करेगा। तो AQ की लंबाई क्या होगा? देखिए आपको ये थ्योरी याद होना चाहिए। जैसे कोई भी एक ट्रायंगल में, ये आपका कुछ ऐसे सर्कल है और ये एक ट्रायंगल है, ये आपका है A, B और ये C। AB को आगे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ मिल रहा था? P पर मिल रहा था। ये AC को आगे बढ़ाएंगे, ये जो आपका है वो Q पर स्पर्श कर रहा है। इस केस में AP बराबर AQ बराबर ट्रायंगल का पेरीमीटर का आधा इसका लंबाई होता है। अब यहाँ पर ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 मान लेते हैं, ये 6 दिया हुआ है और ये 7 दिया हुआ है। अब यहाँ पर ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा? 12 6 18 हो गया और 18 का आधा यानी कि AQ का लंबाई जो होगा 9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसको आपको इस थ्योरी को याद रखना है। सिंपली आप ये भी जानते होंगे कि एक पॉइंट से 2 टेंजेंट खींचेंगे, दोनों की लंबाई क्या होगा? बराबर। ये दोनों बराबर है तो किसके बराबर होगा? तो इस ट्रायंगल के पेरीमीटर के बराबर होगा। तो बराबर कर दिए हैं तो 18/2 कितना हो गया? 9 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रिगो का है। एंगल रखना है, एंगल का वैल्यू रखना है और आपको आंसर बताना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3/4 cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, इसका स्क्वायर करना होगा। cos 30 √3/2 -3 cosec 60 यानी 2/√3 का स्क्वायर, tan 60 यानी कि √3 का स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये आपका सिंपली हो गया 3 और ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 9/4 हो गया। ये आप सॉल्व करेंगे तो 3 हो गया 4 माइनस ये हो गया 3 × 4/3 और ये हो जाएगा 3। तो 3 3 गया काम से। देखिए 12/4 यानी कि यहाँ से मिलेगा हमको 3 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो -4 में से 3 गया तो ये -1 हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 2 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में बिंदु D AB पर स्थित और बिंदु E और F इस प्रकार BC पर स्थित है कि DF AC के समांतर है और DE AF के समांतर है। B की लंबाई 4 दिया हुआ है, EF 6 दिया हुआ है, BC की लंबाई क्या होगा बताना है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा है जिसका नाम है ABC। ABC और D जो है ABP प्रेजेंट है और BC पर E और F 2 पॉइंट है। DF जो है DF AC के पैरेलल है और DE AF के पैरेलल है। आगे यहां पर B दिया हुआ है 4 और ये दिया हुआ है आपका 6। पूछा गया बताइए BC की लंबाई यानी कि पूरा लेंथ क्या होगा। आइए हम लोग समझते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर एक ट्रायंगल देखना है DFB, वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के। ये ट्रायंगल
एफ बी ये ट्रायंगल, और आपका जो है ए बी सी। हम ये ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं, बस हम यहाँ पर सिमिलरिटी लिख दी है। अब यहाँ पर जब ये सिमिलर होगा तो थेल्स परिमेय से हम लोग साइड का रेशियो लिखेंगे, यानी कि बी डी बाय ए डी बराबर इधर हो जाएगा आपका बी एफ बाय एफ सी। ये आपका हो गया साइड का रेशियो। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कुछ देर के लिए मान रहे हैं। इसी तरह देखते हैं ट्रायंगल डी डी ई बी, वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी एफ का। डी ई बी और ए बी एफ, ये आपका ट्रायंगल का सिमिलर होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल। पैरेलल जैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन इसको मानेंगे आप पैरेलल लाइन है दोनों। ठीक है, अब इससे यहाँ पर साइड का रेशियो फिर से थेल्स परिमेय से लिखेंगे, तो फिर से ये हो जाएगा बी डी बाई ए डी बराबर बी ई बाय ई एफ, बी ई बाय ई एफ। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसको जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो एल एच एस दोनों तरफ देखिए बराबर है, तो आर एच एस बराबर हो जाएगा, यानी कि बी एफ बाय एफ सी, बी एफ बाय एफ सी बराबर बी ई बाय ई एफ। देखिएगा बी की लंबाई 4 दिया हुआ है और ई एफ दिया हुआ है 6, यानी कि जो साइड का रेशियो होगा कितना हो जाएगा, 2-3। इसका मतलब ये आपका बी एफ का साइड का रेशियो लिखेंगे एफ सी के साथ, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2-3। जो ये साइड रेशियो होगा वही ये आपका साइड रेशियो होगा, जैसा कि वहाँ निकाल लिया हम। अब यहाँ पर देखिएगा इस 2 का वैल्यू 10 दिया हुआ है, देखिए 4 और 6 10, तो 2 का वैल्यू आपका 10 हो गया, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। तो पूछा गया, बताइए किसका लंबाई पूछा गया था, BC का, यानी कि पूरा 5 का वैल्यू पूछा गया है, तो 5 का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। सिंपली हमको मेनली यहाँ पर दिखाना था कि जो ये साइड का रेशियो होगा वही ये पूरा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक वही साइड का रेशियो होगा, 2-3, तो ये भी 2-3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ट्रिगो का आ गया है। क्वेश्चन में रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इनटू में है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। या तो आप एक कोई भी वैल्यू 30 या 60 रख के ऑप्शन मैच करवा सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। आप जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो कॉस में चेंज करेंगे तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा ये, और ये बनेगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, और इसका ये पूरा पूरी रूट हो गया। ऊपर में देखते हैं हम यहाँ पर, ये हो गया साइन थीटा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, और ये 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसका रूट, और इधर हो गया आपका साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे देखिए कॉस कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, ये आपका 1 हो गया, और नीचे निकलेगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा कट गया, यहाँ से 1 बाय कॉस थीटा आएगा, और 1 बाय कॉस थीटा का स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 कॉस थीटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा आपका ऑप्शन नंबर सी में है यहाँ पर। तो इसको आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, नॉर्मल से भी कर सकते हैं। नॉर्मल से कीजिएगा, इसको नॉर्मली ऐसे बन जाएगा बहुत जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बॉडमास का है, देखा 32 भागा, अब देखिए यहाँ पर ऑफ, पहले इसका काम करेंगे, तो ये 32 हो गया,
फिर डिवाइड बारते कितना हो गया 36 इनटू, ठीक है, ये पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी कि हो जाएगा 15 में से 12 गया 3, तो 5 माइनस 3, और ये नीचे आ जाएगा, यानी कि हो गया 9 ऑफ 3/7 प्लस 4 माइनस ये हो गया 8, और भागा को मल्टीप्लाई चेंज करेंगे तो 8/8 हो गया। अब ये कट रहा है आपका 4 से 8 बार में, 4 से 9 बार में, यानी कि 8/9 आ गया इनटू ये 45, 45 में से 3 गया हो जाएगा 42, 42/9 इनटू हो जाएगा 3/7 प्लस इधर हो गया, देखिए 4 में से आपका ये 1 हो गया, 1 गया तो हो जाएगा 3। अब यहाँ से कटेगा कुछ जरूर, देखिएगा ये आपका कट गया 6 बार में, और 3 से कटेगा ये आपका 3 बार में, और ये कट जाएगा आपका 2 बार में, और कुछ बचा नहीं, तो ये हो गया 16/9 प्लस हो गया 3, तो 27, इधर हो गया आपका 27, इधर हो गया आपका 16, 13, 3 4 43/9, 9 चौका 36 होल 7/9, इसका हो जाएगा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो सिंपल बोर्ड मास का सवाल था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई का है। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है और एक वोकेशनल कोर्स के बारे में 1 2 3 4 5 इंस्टीट्यूट के बारे 6 इंस्टीट्यूट के बारे में दिया हुआ है आपका, और कहाँ से कहाँ तक 2014 से लेकर 2018 तक ये पूरा दिया हुआ है टेबुलर ग्राफ में। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है 2015 में संस्थान BCE, 15 में BCE, देखिए यहाँ पर 15 कलर चेंज कर लेते हैं हम, यहाँ पर पिंक ले लेते हैं। 15 में बी कितना है 180, सी कितना है 220, और ई कितना है 200। तो टोटल यहाँ से देखेंगे कितना हो जाएगा, तो टोटल देखेंगे हो जाएगा BCE का 180 प्लस 220 प्लस 200, यानी कि हो जाएगा 2 5 6 600 हो जाएगा ये। और इसके बाद लिखा हुआ है 2016 में, ये 2015 का था, 2016 में ADF में एडमिशन छात्र। अब यहाँ से 16 में देखेंगे ए में कितना एडमिशन लिया है, ए लिया है 165, डी कितना लिया हुआ है 175, और एफ कितना लिया हुआ है, एफ 200 है। छोड़ेंगे 10 का 0, और 7 13 14 4 5 540 लोग एडमिशन लिए। अब यहाँ पर बोला गया कि 2015 में BCE जितना एडमिशन लिया, 2016 में ADF जितना एडमिशन लिया, उससे कितना ज़्यादा X% ज़्यादा है। तो बताइए X का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले कितना ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 60 ज़्यादा है। कितना में से 540 में से, इनटू हो जाएगा 100, यही तो बोला गया X का वैल्यू होगा। ये 9 बार में कट जाएगा 100/9, यानी कि 11.11% आंसर होगा इसका, 11.11 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बहुत ही बेसिक और इजीली क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से वही आपका चार्ट दिया हुआ है और लिखा हुआ है 2015 में संस्थान ACE, 2015 में ACE, ए है 150, सी है 220 और ई है 200। तो 150, 220 और 200 जोड़ेंगे 0 हो गया, 5 2 7 हो गया, और ये हो गया 4 और 1 5, 570 लोग। इसका रेशियो बताना है आपको, किसके साथ रेशियो बनाना है। 2017 में बी और डी, 2017 में देखते हैं बी कितना है 200 और डी 180, यानी जोड़ेंगे कितना हो गया 380। इसके साथ इसका रेशियो बताना है। यहाँ शायद दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख देते हैं 570 और 380। 19 से काट देंगे 3 बार में, 19 से काट देंगे 2 बार में, यानी ये दोनों का जो रेशियो बनेगा आपका 3:2 बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कितने व्यक्ति
रुपए या उससे अधिक लेकिन 300 से कम कमाते हैं। ये आपका चार्ट दिया हुआ है। देखिए इसका कहने का मतलब आपको समझना होगा ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। सिंपली यहां पर बोला गया है कि 200 या फिर 200 से अधिक लेकिन 300 से कम होना चाहिए, मतलब जो उसका वैल्यू होगा 200 से 300 के बीच होना चाहिए। ये देखिए ये लिखा हुआ है वैसा आदमी जो 200 से कम कमाता है वो दिया हुआ है 12, वैसा आदमी जो 250 से कम कमाता है उसका दिया हुआ है 26। जब ये दोनों को माइनस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा 200 से 250 के बीच कितने लोग कमाते हैं। यहाँ पर दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 14 हो जाएगा। मतलब 14 ऐसे लोग हैं जो 200 से 250 के बीच कमाते हैं। और एक बार देख लेते हैं हम लोग 250 से 300 के बीच कितने लोग कमाते हैं। ये दोनों को हमको माइनस करना होगा। जब माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 लोग ऐसे हैं जो 250 या फिर 300 के बीच कमा रहे हैं और यही नंबर आपसे पूछा गया है। तो 14 और प्लस इधर हो गया 8, यानी कि 22 लोग ऐसे होंगे जिसका कमाई 200 से 300 के बीच होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्लास, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका। लिखा हुआ है संस्थान ए और बी मिलकर कंप्यूटर साइंस में अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या। ए और बी, तो ए और बी में कंप्यूटर साइंस में देखिएगा 57 और इधर हो गया आपका 48, 57 प्लस 48, 15 का 5 10, 105 लोग ऐसे हैं जो ए और बी में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले या फिर उसके स्टूडेंट हैं। और यहाँ पर कुल संख्या बी और सी मिलाकर कला के अध्ययन में, बी और सी में आर्ट्स, देखिएगा बी और सी में आर्ट्स है कितना, 45 55, 45 और 55 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 100। अध्ययन करने वाले कुल संख्या से कितना अधिक है। तो यहाँ साइंस का टोटल स्टूडेंट आर्ट्स से कितना अधिक है, कितना अधिक है 5, कितना में से 100 में से इंटू कर देंगे 100, तो 5% अधिक है। तो डीआई बहुत इजी था, चारों डीआई बहुत ही सिंपल था। तो आज का वीडियो आप लोग को यहाँ तक रहेगा और जितने क्वेश्चन दिए हैं एक क्वेश्चन को हम डिटेल से सोल्यूशन दिए हैं। और आप लोग ये वीडियो जो है आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी लोग बारी बारी से सभी क्वेश्चन को देखें। आज का वीडियो इतना ही रहेगा। धन्यवाद।